तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र के बदलापुर एनकाउंटर मामले से जुड़े बड़े अपडेट के साथ। इस पूरे मामले में आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। अक्षय शिंदे के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस से कई सवाल पूछे। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में इसे एनकाउंटर मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि पहली नजर में एनकाउंटर में गड़बड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि आरोपी इतना मजबूत नहीं था जिसे पुलिस वाले काबू में नहीं कर सकते थे। पुलिस आरोपी के सर के बजाय पैर या हाथ पर भी गोली मार सकती थी। कोर्ट ने सभी घायल पुलिस वालों की डिटेल मेडिकल रिपोर्ट मांगी है। साथ ही अब जो मामले की अगली सुनवाई है वो 3 अक्टूबर को होगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता विवेक गुप्ता। तो विवेक, आपसे जानना चाहेंगे कि आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने कौन से बड़े सवाल खड़े किए हैं? देखिए दीपाली, इस पूरे मामले में जो बदलापुर रेप कांड का जो मुख्य आरोपी था अक्षय शिंदे, उसका 23 तारीख को शाम को तकरीबन 6:15 से 6 के बीच में एनकाउंटर हुआ था पुलिस मुठभेड़ में। और उसमें ये पुलिस दावा कर रही थी कि जब अक्षय शिंदे को नवी मुंबई तलोजा जेल से जब बाहर ले जाया जा रहा था तो थाने की तरफ आते वक्त मुंब्रा बाईपास पे अक्षय शिंदे ने एक पीआई की सर्विस रिवॉल्वर छीनी और उसने एपीआई के ऊपर फायरिंग की। 3 राउंड फायर किए, जिसमें एक राउंड जो है पीआई के पैर में लगे। उसी वैन में दूसरे जो पुलिस ऑफिसर थे संजय शिंदे, उन्होंने अपनी टीम को बचाने के लिए और रिटेलिएशन में जवाबी फायरिंग की, जिसमें अक्षय शिंदे की मौत हो गई। इस पूरे घटनाक्रम पर अक्षय शिंदे का परिवार शुरू से ही सवाल खड़े कर रहा था और उनका दावा था कि ये जो एनकाउंटर है वो पूरी तरह से फर्जी है। इसलिए अक्षय शिंदे के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन डाला और पिटीशन के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट में आज पहले दिन की हियरिंग में ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस और थाने पुलिस को काफी ज्यादा फटकार लगाई और बहुत कड़े सवाल किए। पहला सवाल ये था कि आखिरकार कोई क्रिमिनल जिसे गोली चलाने का कोई इतिहास न हो या फिर उसके ऊपर कोई मामला न हो फायर और वेपन्स का, वो अचानक कैसे किसी सर्विस रिवॉल्वर को लॉक खोल सकता है, उसे लोड कर सकता है, उसे फायर कर सकता है। ये 3 चीज पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस वाले से पूछा। दूसरा सवाल ये था कि अक्षय शिंदे, उसकी बॉडी बिल्डअप इतनी मजबूत नहीं थी कि जिसे 4 लोगों से हैंडल ना कर पाए। अगर उसने बंदूक निकाल कर फायर कर भी दिया तो उस वैन में उस समय मौजूद 3 और पुलिस वाले थे जो आराम से अक्षय शिंदे को ओवर पावर कर उसे पकड़ सकते थे। तीसरा सवाल बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा कि अगर ठीक है, अगर अक्षय शिंदे ने फायरिंग की और जो एपीआई संजय शिंदे था उसने जवाबी फायरिंग की, तो हमेशा पुलिस वाले को ट्रेनिंग दी जाती है कि जवाबी फायरिंग में आप जो सामने वाला एक्यूज है, जिससे आपको डर है कि वो आपको हमला कर सकता है, आप उसके पैर या फिर दूसरे ऐसे बॉडी पार्ट में गोली मार सकते हैं जिसमें वो घायल हो, उसकी मौत ना हो। लेकिन इस पूरे मामले में जो एपीआई संजय शिंदे है, उसने अक्षय शिंदे को पॉइंट ब्लैंक रेंज में सीधे सर पर गोली मारी है और वो गोली जो है वो सर के आर पार होकर क्रॉस हो गई। चौथा पॉइंट बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है कि इस पूरे मामले में जो गोली मिसिंग है, जो अक्षय शिंदे के सर में लगकर आर पार हो गई है, उसका खाली कारतूस कहाँ है उसे कोर्ट के सामने रखा जाए। 5वां पॉइंट उठाया है कि जिस समय अक्षय शिंदे तलोजा जेल से बाहर निकल रहा है और जहां पे पूरा हॉस्पिटल में जो एडमिट हुआ है उस रूट की सारी सीसीटीवी फुटेज, या जेल की सीसीटीवी फुटेज हो या फिर वैन जहां से क्रॉस हुई है वहां पे सरकारी और जितने प्राइवेट सीसीटीवी लगे हैं उन सब के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए और उसको कोर्ट में पेश किया जाए। और सबसे अहम बात बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कही है कि इस पूरे मामले में जब अक्षय शिंदे का परिवार पुलिस वाले के ऊपर कंप्लेन या एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रही है, तो अभी तक इसमें एफआईआर क्यों नहीं हुई, क्रॉस एफआईआर क्यों नहीं हुई? जब पूरा मामला अक्षय शिंदे को एनकाउंटर मौत हो जाती है तो थाने पुलिस ने अटेम्प्ट टू मर्डर यानी 307 जिसमें अक्षय शिंदे ने गोली चले वो मामला दर्ज किया है और मामला फायरिंग का दर्ज किया है। तो कई सारे सवाल बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से उठाए गए हैं इस पूरे एनकाउंटर को लेकर और अब अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। देखना होगा कि किस और आगे की इन्वेस्टिगेशन जाती हुई दिखाई देती है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं इधर बदलापुर एनकाउंटर पर सियासत जारी है। विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। प्रकार से सभी बातें बड़ी सस्पिशियस है। पहले दिन से सभी को इसमें सस्पिशन था, सभी को डाउट था कि ये भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए जो आपटे जो वो स्कूल का मालिक है उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है। अभी इसमें आरोपी कौन है? अक्षय शिंदे आरोपी है या स्कूल का कोई मैनेजमेंट का कोई आपटे आरोपी है? भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ आपटे को बचाने के लिए
ये एनकाउंटर किया, ऐसे पुलिस के भी सीनियर ऑफिसर खुलेआम बोल रहे हैं। तो बदलापुर एनकाउंटर असली है या फर्जी, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्यों उठाए सवाल इस पूरे एनकाउंटर पर, इसी पर होगी चर्चा आज शाम 7:57 पर। देखिए जरूर आज का आवाज अड्डा। चलिए अब बात चुनावी दंगल की। तो जम्मू कश्मीर में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। 6 जिलों की 26 सीटों पर वोटिंग जारी है। इनमें से 15 सीटें कश्मीर में जबकि 11 सीटें जम्मू संभाग में है। दूसरे चरण में कुल 239 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। पोलिंग बूथों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में मतदान किया। उमर अब्दुल्ला बडगाम और गंदरबल से उम्मीदवार हैं। वहीं नौशेरा से बीजेपी के उम्मीदवार रविंद्र रैना ने भी मतदान किया। दोपहर 3 बजे तक कुल जो वोटिंग परसेंटेज है वो 46% था। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने आज जम्मू में चुनावी रैली की, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार बनी तो वो उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर को वहां के लोग नहीं चलाते हैं, आज जम्मू कश्मीर को दूसरे राज्य के लोग चलाते हैं। आपका लोकतांत्रिक हक आपसे छीन लिया गया है और आज जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोग नहीं चलाते हैं। आज जम्मू कश्मीर को दूसरे स्टेट के लोग चलाते हैं। चलिए अब बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की, जहां पर अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनीपत के गोहाना में चुनावी रैली की। जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस धोखेबाज है, भ्रष्टाचारी है और साथ ही कांग्रेस को बेईमान भी बताया। जहां जहां कांग्रेस ने पैर रखा, ये काम पक्का, करप्शन करप्शन करप्शन, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद भाई भतीजावाद भाई भतीजावाद। भारत के सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार को पैदा करने वाली, पालना पोसने वाली, हमारे देश में भ्रष्टाचार की कोई जन्मदात्री है तो कांग्रेस पार्टी है। चलिए अब बात सोने के दाम की, जो रोजाना बढ़ रहे हैं। आज भारत में पहली बार सोने का भाव 76,000 रुपए के पार हो गया। इंटरनेशनल मार्केट में भी कीमतों में उछाल जारी है। कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता अब हमारे साथ जुड़ रही हैं, तो मनीषा जी से पूरा अपडेट लेते हैं। मनीषा जी, गोल्ड तो लगातार तेज रफ्तार में है और सुनहरे शिखर पर पहुंच गया है, बताएं पूरा अपडेट। सोने में जोरदार तेजी जारी है और $2660 प्रति आउंस के ऑल टाइम हाईज हमने यहां पर बनते हुए देखे। सिर्फ डॉलर टर्म्स में ही नहीं, रुपए में यहां पर 75-76 हज़ार के स्तर निकले और डॉलर टर्म्स और रुपए में ही नहीं, जापानीज येन, चाइनीज युआन, यूरो, इन सभी करेंसीज में सोने ने ऑल टाइम हाईज यहां पर बनाए हैं। 3 चीज़ें जिसका फ़ायदा सोना उठाता हुआ नजर आया। एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस, दूसरा डॉलर इंडेक्स 14 महीने के लोज पर है, यूएस का डेटा कमज़ोर आया है, तीसरा यूएस फेड ने जो रेट कटौती करी है और आगे लगातार कर सकता है, उसका भी फायदा यहां पर सोने में है। और साथ ही साथ जिस तरह से चाइना ने बहुत सारे कदम उठाए, चाहे वो मॉर्गेज को रीफाइनेंस करना था, रिजर्व रेपो रेशियो में यहां पर कमी करना था ताकि ज़्यादा बाजार में लिक्विडिटी आए, उसका भी फायदा हमने यहां पर सोने को इन सम सेंस होते हुए देखा। अब आगे जाके बाजार का मानना है कि भारत और चीन यानी कि एशियन मार्केट्स में इस ऑल टाइम हाई में बहुत ज़्यादा रिटेल खरीदारी नहीं है। भारत में तो $20 से $25 प्रति आउंस सस्ता यहाँ पर
पर अब सोना बिक रहा है। तो क्लियरली एशिया में खरीदारी आने के लिए थोड़ी सी करेक्शन का बाजार को इंतजार है, लेकिन जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं, माना जा रहा है कि 2700 अगले साल में $3000 प्रति आउंस तक के लेवल्स यहाँ पर सोने में देखने को मिल पाएंगे। लेकिन छोटी छोटी करेक्शंस यहाँ पर खरीदारों को वापस बाजार में लेती आएंगी, ऐसा भी मानना है। शुक्रिया मनीषा जी इस पूरे अपडेट के लिए। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। सितंबर एक्सपायरी से पहले बाजार में रिकॉर्ड तेजी बरकरार है। सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। सेंसेक्स 256 पॉइंट चढ़कर 85,170 पर और निफ्टी 64 पॉइंट चढ़कर 26,004 पर बंद हुआ। निफ्टी लगातार 5वें दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। तो मार्केट का पूरा अपडेट लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, सबसे पहले जानना चाहेंगे आज बाजार की हाईलाइट्स। जी, जैसे कि आपने भी बताया कि इस टाइम पे आज बाजार में काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली है। इनफैक्ट सितंबर की एक्सपायरी से पहले बाजार में एक जगमग माहौल देखने को मिला है। फेस्टिव सीजन आ ही गया है, बाजार भी उसी तरीके के रंग दिखा रहा है। अगर निफ्टी की स्पेसिफिकली बात करी जाए तो 5वां दिन ऐसा था जहां पे निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुआ है, जिसमें से 4 दिन निफ्टी ने अपनी रिकॉर्ड क्लोजिंग दिखाई है और आज निफ्टी 26,000 के ऊपर जाके बंद हुआ है। अगर सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन आज देखा जाए तो एनर्जी, रिटेल, मेटल इंडेक्स में आज शानदार तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन मिड कैप, साथ ही साथ स्मॉल कैप और आईटी और एफएमसीजी इंडेक्स में आज हमें थोड़ी सी कमजोरी कहीं ना कहीं देखने को मिली। अगर हीट मैप की बात करी जाए तो सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से निफ्टी के 50 शेयर्स में से करीबन 31 शेयर्स ऐसे हैं जो हरे निशान पे बंद हुए हैं और बैंक निफ्टी के 12 में से 8 के अंदर हमें एक तेजी देखने को मिली है। कंचन, आपसे जानना चाहेंगे किन सेक्टर में तेजी रही और कहां मंदी दिखाई दी? जी, अगर सबसे पहले बात करी जाए निफ्टी 50 की तो गेनर की लिस्ट सबसे पहले हम निकालते हैं। कौन से पॉकेट्स में हमें तेजी देखने को मिली। पावर ग्रिड यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे हमें देखने को मिल सकता है 4% की तेजी के साथ। एट द सेम टाइम एक्सिस बैंक में हमें करीबन 2.5% की तेजी देखने को मिली। एनटीपीसी और ग्रासिम इंडस्ट्री आज निफ्टी 50 के टॉप गेनर रहे। अगर बात करी जाए इस टाइम पे लूजिंग पॉकेट की तो सबसे पहले नाम आता है एलटीआई माइंडट्री का, जहाँ पे करीबन 4% की कमजोरी देखने को मिली। टेक महिंद्रा 2%, टाटा कंज्यूमर करीबन 2% और टाटा मोटर्स, यानी कि हम देखें तो ज्यादा नाम यहाँ पे टाटा की लिस्ट में जहाँ पे हमें कमजोरी एक देखने को मिली थी। लेकिन अगर बात इस टाइम पे करी जाए मिड कैप 100 की तो वहाँ पे जी एंटरप्राइजेस में करीबन 5% का हमें एक्शन देखने को मिला है। टाटा कम्युनिकेशन करीबन 5.5%, गोदरेज प्रॉपर्टी 4.5% और एल्केम लेबोरेटरीज में भी हमें करीबन 3% का एक एक्शन देखने को मिला था अपसाइड मूवमेंट में आज के बाजार में। और लूजिंग साइड में हम देखें तो पीएनबी फिनटेक 6.5%, मैक्स हेल्थ केयर 3.5%, ओरेकल फाइनेंशियल में हमें करीबन 4% और सुप्रीम इंडस्ट्रीज में भी करीबन 3% की कमजोरी आज देखने को मिली है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। हुंडई मोटर्स के आईपीओ को सेबी से मंजूरी मिल गई है। हुंडई मोटर्स का आईपीओ देश का सबसे बड़ा इशू होगा। इससे पहले 2022 में एलआईसी का आईपीओ सबसे बड़ा था। हुंडई मोटर इंडिया दक्षिण कोरिया की ऑटो कंपनी हुंडई मोटर्स की सब्सिडरी है। कंपनी को भारत में 25 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। हुंडई मोटर इंडिया $3 अरब यानी करीब 25,000 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आने वाली है। इसके हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन करीब 18 से 20 अरब डॉलर तक रहने वाला है। कंपनी का आईपीओ अक्टूबर में आ सकता है। साथ ही फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी के आईपीओ को भी रेगुलेटर सेबी ने मंजूरी दे दी है। कंपनी $15 बिलियन की वैल्यूएशन पर इशू के जरिए $1.2 बिलियन तक जुटाएगी। बेंगलुरु बेस्ड कंपनी फ्रेश इशू से 3,750 करोड़ जुटाएगी। वहीं ओफेस के जरिए 6,664 करोड़ का पूरा इसका साइज बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कंपनी की शुरुआत साल 2014 में हुई थी। तो चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अनचाही और स्पैम कॉल्स पर रोक लगाने के लिए भारती एयरटेल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड नेटवर्क सॉल्यूशन की शुरुआत की है। कंपनी के सीईओ गोपाल विठल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। ये सॉल्यूशन आपने लॉन्च किया है, क्या फायदा होगा उपभोक्ताओं, कितने % तक आपको लगता है कि स्पैम रोकने में कामयाब होगा? जो हमारी जो सोल्यूशन है, हमने करीब 1 साल से हम काम कर रहे हैं इस पे। हम 1.5 बिलियन SMSs डेली हम
उसको देख रहे हैं हमारे कोर नेटवर्क में, 2.5 बिलियन कॉल्स डेली देख रहे हैं, करीब 250 पैरामीटर्स उसको रियल टाइम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, 2 मिलीसेकंड्स तो टाइनी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, बहुत बहुत जल्दी। एंड इसको हम क्या कर रहे हैं कि कस्टमर्स को आज रात से, मतलब कल से, जब ये स्पैम कॉल आएगा तो वो दिखेंगे उनको फ़ोन पे कि सस्पेक्टेड स्पैम है। तो इससे वी आर कॉन्फिडेंट कि कस्टमर्स का फ्रॉड भी कम होगा, क्योंकि वो जब दिख जाएगा सस्पेक्टेड स्पैम तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे और फिर वो कॉल को भी रिजेक्ट भी कर सकते हैं। हमने देखा है कि 99.5% स्पैम SMS हम आइडेंटिफाई करें सोल्यूशन से, करीब 97% स्पैम कॉल आइडेंटिफाई करें। इसका कोई एप्लीकेशन का ज़रूरत नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, ये हमारे यूजर्स के लिए फ्री ऑफ चार्ज है। सरकार ने नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान तैयार किया है। प्लान के तहत 9 साल में ट्रांसमिशन लाइन 33% बढ़ जाएगी और इस प्रोजेक्ट में 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च होगा। डिटेल्स लेते हैं लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी बताएं, ट्रांसमिशन लाइन के विस्तार पर क्या है पूरी डिटेल्स? दरअसल ये नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान जो है, ये लंबे समय में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए ट्रांसमिशन लाइन की क्षमता बढ़ाई जाए, इस पर फोकस किया जा रहा है। इस प्लान के तहत 2032 तक का एक रोड मैप तैयार किया गया है, जिसमें सरकार 9.15 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन की क्षमता बढ़ाने और उसको मजबूत करने पर। और इसमें पीक पावर डिमांड को एक लक्ष्य रखा गया है। एक अनुमान के मुताबिक 2032 तक 458 गीगावाट पीक पावर डिमांड हो जाएगी। तो उस पीक पावर डिमांड के हिसाब से देखते हुए ट्रांसमिशन लाइन उस डिमांड के हिसाब से बिजली का ट्रांसमिट कर सके, इसकी व्यवस्था की जाएगी। और इस ट्रांसमिशन लाइन की खासियत ये होगी कि इसमें जो अभी इसका देखा जाए क्षमता, तो वह है 4.85 लाख सर्किट किलोमीटर है। इसको 2032 तक बढ़ा करके 6.48 लाख सर्किट किलोमीटर किया जाएगा। और इसमें जो परंपरागत तरीके से बिजली पैदा होती है उसके तो इंतजाम होंगे ही होंगे, लेकिन इसमें ग्रीन हाइड्रोजन पर खास फोकस किया जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी पर खास फोकस किया जाएगा कि उससे बिजली जो पैदा होती है वो भी उस ट्रांसमिशन लाइन पर व्यवस्थित तरीके से जा सके। और इस पूरे इलेक्ट्रिसिटी प्लान में ट्रांसमिशन लाइन पर विशेष जो इस बात को लेकर भी दिया जाएगा कि जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, खासतौर से सोलर एनर्जी जो होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं, फ्लक्चुएशन होता है, तो उसको बर्दाश्त करने की क्षमता भी होनी चाहिए ट्रांसमिशन लाइन में। और इसमें केंद्र सरकार के स्तर पर और राज्य सरकार के स्तर पर, दोनों स्तर पर ट्रांसमिशन लाइन को मजबूत करने का यहाँ पे प्लान है इस नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान के तहत। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। ICMR ने एंटीबायोटिक्स के ज्यादा इस्तेमाल को लेकर जो खतरे हैं उसके प्रति आगाह किया है। कंज्यूमर अड्डा में आज हम इसी पर बड़ी चर्चा कर रहे हैं। शाम 5:57 पर जरूर देखिए एंटीबायोटिक क्यों बेअसर।